everyone, welcome to the first video of my channel. मेरा नाम है ट्विंकल सहगल और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ क्लास 10th साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बिल्कुल ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चैनल को शुरू करने का मेरा एम क्या था, मेरा मेन एम क्या था। मेरा मेन एम, ओनली एंड ओनली एम अगर मैं बात करूँ तो मेरा द ओनली एम इज़ टू हेल्प पीपल। मैं हेल्प करना चाहती हूँ उन स्टूडेंट्स की जो इस टाइम बहुत स्ट्रेस्ड है, अपने एग्ज़ाम्स को लेके, किसी टॉपिक को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हैं। तो इस वीडियो में तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँगी, बट अगर आप चाहोगे तो धीरे धीरे मैं न्यू कॉन्सेप्ट्स की, न्यू चैप्टर्स की वीडियो भी डाल दूँगी। सबसे पहले मैंने सोचा कि केमिस्ट्री से शुरू करते हैं, तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं केमिस्ट्री की बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेंसिल ले लो और एक बुक ले लो अपनी NCERT को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि कितने चैप्टर्स हैं आपके, 4 चैप्टर्स हैं, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हम फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं। फोर्थ चैप्टर, अगर आप मुझसे ऐसे ही मुझसे पूछो कि आपकी चैप्टर 4 में बताना ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, तो अगर आप मुझे डायरेक्टली पूछोगे तो मैं आपको सबसे पहले बोलूँगी कि स्ट्रक्चर्स, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स बनाने सीख लो और उनके नेम्स याद कर लो, सबसे पहला काम। दूसरा काम, आपको ये वर्ड्स सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये आपको इससे फेमिलियर रहना है क्या है। मैं भी आपको इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता भी दूंगी। अच्छा, उसके बाद आता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी है। और है आपकी लास्ट जो टॉपिक है आपके रिएक्शंस वाले, केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज में जितनी भी रिएक्शंस हैं, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड बहुत सारी जो हैं वो आपको आनी चाहिए, उसमें से भी इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगी। तो मैं चैप्टर में टॉपिक वाइज आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले चैप्टर 4, आप अगर आओ पेज नंबर 59, थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि ओल्ड NCERT का हो सकता है फ़र्क। तो सबसे पहले अगर आप अपनी बुक को शुरू करोगे, अपने चैप्टर को शुरू करोगे, तो सबसे पहला है आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स। इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा क्यों है, इसका कम क्यों है, वो गुड कंडक्टर क्यों है, वो गुड कंडक्टर क्यों नहीं है, वो पुअर कंडक्टर क्यों है। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। तो आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसके नीचे आओगे तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन गेन क्यों नहीं करता है इलेक्ट्रॉन्स, और कार्बन गेन क्यों करता है। जो आपके 2 पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट आपको कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल। थोड़ा इंट्रो ले लेना, डीप में मत जाना। सिंगल क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं हमारे पास, डबल होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, राइट। उसके बाद है एलोट्रोप्स। 3 एलोट्रोप्स हैं हमारे, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फ्लोरीन। तो इसके बारे में आपको क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो डायमंड से आपको पता होना चाहिए, डायमंड टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। ग्रेफाइट हेक्सागोनल होता है, ये सब पता है ना, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कितने होते हैं एलोट्रोप्स, ये पता होना चाहिए, ये पता चल गया आपको। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे आओगे, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अभी मैंने आपको बताया था। अब इस पर डायरेक्ट भी आ सकता है कि हाँ बताओ भाई कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। और इसी मतलब आंसर आपको यही देना है, बट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करता है। तो आप सब सेम बातें लिख के आओगे, बस आपका क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया। तो आपको यही सब लिख के आना है, क्या, कैटिनेशन, उसका स्मॉल साइज, टेट्राहेड्रल वगैरह वगैरह, ठीक है। आप एक बार इसको ऊपर से पॉइंट्स कवर कर लेना। और कैटिनेशन जरूर पढ़ लेना। क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग चेन बनाता रहता है कार्बन, इतनी सारी लंबी लंबी चेन बना लेता है, उसको बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसको प्लीज याद रखना, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर्स की बात। ऑफ कोर्स आपको स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, और अगर पर्टिकुलरली आप मुझसे एक आधा स्ट्रक्चर पूछ लेते हो तो मैं आपको बोलूँगी बेंजीन, याद रख लो प्लीज़।
क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें डायरेक्ट मतलब आपको पता होना चाहिए C6H6 है इसका फॉर्मूला, और बेंजीन का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जितना भी है, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर में, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बता दो हमें। तो देखो साइक्लिक मीन्स रिंग होनी चाहिए, बेंजीन की रिंग होती है, और अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड्स भी होने चाहिए, बेंजीन में होती है। तो हम बना के आएंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर, उसका नेम, और जो भी उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी होमोलॉगस सीरीज, इसकी डेफिनेशन लर्न कर लेना कि आपको इसमें मेनली ये बताना होगा कि CH2 ग्रुप से डिफर करता है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना डिफर करता है, ठीक है, ये बात बताओगे, और इसका डेफिनेशन एक बार लर्न कर लेना, ओके। अच्छा उसके बाद आपको जो ग्रुप्स दे रखे हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो इसका पेज नंबर 66 अगर आप देखोगे तो एक टेबल है आपको दी हुई है, इसका आपको याद कर लो कि OH है, COOH एसिड के लिए है, कीटोन के लिए CO बॉन्ड होगा, ठीक है। तो अगर आप कर सको, अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं करा तो शायद आप लीव कर सकते हो, बट कर लेना प्लीज़, ठीक है। अच्छा होमोलॉगस सीरीज होगी हमारी। उसके बाद 68 पेज पे आपको, अगर आप क्योंकि ना स्ट्रक्चर्स के नाम पूछ लेते हैं, जैसे आपसे पूछेंगे नॉर्मल भी पूछ लेते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के भी। जैसे आपका क्वेश्चन आया हुआ था व्हाट इज मीथेन, अब बताओ सबसे बेसिक क्वेश्चन, अगर आपने बेसिक स्टार्ट का भी पढ़ लिया ना तो आप उसका क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। व्हाट इज मीथेन, कैसा सा क्वेश्चन है, लेकिन आ सकता है पेपर में। और एक क्वेश्चन मुझे जैसे याद आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपसे पूछ लिया, उसमें पूछा हुआ था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास 3 कार्बन है, मतलब क्या हुआ, 3 कार्बन मीन्स मिथ, इथ, प्रोप, प्रोप। और कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप सफिक्स देखोगे क्या होता है, ओइक एसिड, तो आप लिखोगे प्रोपेनोइक एसिड, तो ऐसे आपको पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पिछले साल आपका नहीं आना था और इस साल आना है, तो इसलिए चांसेस हैं कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सबसे पहले आपका कंबशन है। कंबशन में आपको मेन बात ये पता होना चाहिए कि आपको हीट एंड लाइट मिल रही है, CO2 और वाटर मिल रहा है। सिर्फ कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वाटर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये बात पता होनी चाहिए आपको कंबशन में। और नीचे अगर पैराग्राफ में आओगे आप तो उसमें बताया कि सैचुरेटेड क्लीन फ्लेम देता है और अनसैचुरेटेड नहीं देता, बीच में कोई ब्लैक सूट वगैरह बच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब इसके जो कैटलिस्ट दिए हुए हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो आपको पता होने चाहिए। एल्केलाइन KMnO4 है, एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये आपको पता होना चाहिए। और ये रिएक्शन किस लिए है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। एडिशन रिएक्शन, इसके बाद एडिशन रिएक्शन है, ये किस लिए है, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एडिशन रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लेना एक बार, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब, ठीक है। अच्छा उसके बाद इथेनॉल। अच्छा आप इथेनॉल टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनकी रिएक्शंस पूछ लेगा आपको, सोडियम से रिएक्शन बताओ, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आई हुई है, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इथेनॉइक एसिड को हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रीज हो जाता है विंटर में, तो इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, पेपर इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो ये याद रख सकते हो, एस्टर बनता है किस किस से बनता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। मतलब कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड से बनता है एस्टर हमारा। और उसके बाद है सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इसमें से भी एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डिटर्जेंट से मेनली पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर 4। इसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पर। अब आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिक पता होंगी, है ना, सोनोरस, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी वगैरह वगैरह, लस्ट्रस, ठीक है, होते हैं।
अगर नहीं पता तो एक बार रीड कर लेना, याद आ जाएंगी, 8 क्लास 7 क्लास 6 में कभी तो पढ़ा होगा। अच्छा, तो उसके बाद मतलब अगर आप पेज नंबर 39 पे जाओगे तो इसमें जो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सोडियम पोटेशियम वाला किनको हम कट कर सकते हैं नाइफ से, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कम होता है, ऐसे वाले क्वेश्चंस जैसे आपको ब्लू बॉक्स में भी दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 41 पेज पर आपको दिखेगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद इनकी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, Al2O3 की HCl से, NaOH से, और इसके बाद नीचे आओगे तो Na2O और K2O की भी है अल्कली, ठीक है। अल्कली बना लेते हैं ये वाली रिएक्शन। अच्छा, इसके बाद पेज नंबर 42 पर इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। 43 पर 43 बहुत इंपॉर्टेंट, पक्का से पढ़ के जाना। कौन सा मेटल कौन से वाटर से रिएक्ट करता है, कौन सा मेटल कौन से स्टीम से कौन सा मेटल रिएक्ट करता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये जो रिएक्शंस लिखी हुई हैं इनको पढ़ लेना कि कौन सा मेटल कौन से वाटर से रिएक्ट करता है, हॉट से करता है, कोल्ड से करता है, या फिर स्टीम से करता है। स्टीम से कौन करता है? आयरन करता है, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 44 पे HNO3 की बात की हुई है। हमने बोला कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन HNO3 नहीं करता। लेकिन एक और बात है कि ये दो मेटल से कर लेता है, कौन कौन से? मैग्नीशियम और मैंगनीज से, ठीक है। उसके बाद एक्वा रेजिया पढ़ लेना, ये सबका फेवरेट क्वेश्चन होता है, सब पढ़ ही लेते हैं इसको, सबको आता ही होता है मोस्टली। उसके बाद पेज नंबर 49, अगर आपको ये पढ़ने हो तो पढ़ लेना, क्या नाम है इसको, अपने डॉट स्ट्रक्चर को पढ़ लेना, देख लेना एक बार अगर आपको देखने हो, वैसे आते होते हैं मोस्टली बच्चों को। तो पेज नंबर 49 आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, इससे बीच में से क्वेश्चन निकल कर आएंगे, पूछ लेगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बता दो, कितना होता है, हाई होता है, नहीं होता, क्यों होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का वही अब मैंने जो आपको बताया था चैप्टर 4 में आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स वाली बातें आपसे पूछ लेगा। फेवरेट क्वेश्चन तो यही है कि गुड कंडक्टर क्यों है, पुअर कंडक्टर कोवलेंट वाले क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आयंस होते हैं, उसमें कोई चार्ज पार्टिकल वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पे। सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस अगर इस चैप्टर की कोई है तो पेज नंबर 51 पे Hg वाली, Cu वाली और जिंक वाली, और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद है थर्मिट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी रिएक्शन और इसकी डेफिनेशन भी, ठीक है। और इसके बाद है डायग्राम, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर वाला, ये आया हुआ है पेपर में PYQs में। और पेज नंबर 54 पे एलॉयज वाला टॉपिक, ये भी पेपर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एलॉयज का पूछ सकते हैं, एलॉयज क्या होते हैं, और स्पेशली अमेलगम, सोल्डर, ब्रास, ब्रोंज और एक और था टिन, ठीक है। ये इनके एक बार एलॉयज पढ़ लेना कौन से दिए हुए हैं 54 पेज नंबर पे अगर आप देखोगे। और एक और क्वेश्चन है कि लास्ट लाइन अगर आप पढ़ोगे सोल्डर, जिसका आंसर होगा, क्वेश्चन होगा कि वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स में क्या यूज होता है, तो आपका आंसर होगा सोल्डर। तो ये हो गया आपका चैप्टर 3। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो आपको नॉर्मली पता होगा एसिड बेस क्या होता है, थोड़ा बहुत इंट्रो पता होनी चाहिए। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल से तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, आपको डायग्राम, पेपर में डायग्राम भी उठकर आया था एक बार। उसके बाद जिंक की रिएक्शन एसिड से और जिंक की रिएक्शन बेस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कि एक्सेस CO2 डालने से, पेज नंबर 21 पे एक्सेस CO2 डालने से क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन सबसे ऊपर जब अगर आप पढ़ोगे तो ऊपर आपको मिल जाएगा। और मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या क्या रिलीज होता है, सोल्ट, CO2 और वाटर। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक बार पढ़ लेना। उसके बाद ये बात याद रखना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, और मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है।
उसके बाद डाइल्यूशन पढ़ लेना एक बार, और उसके बाद एसिड्स सारे पढ़ लेना, कौन सा किस चीज़ में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड, मेथनोइक एसिड वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आता है हमारा सोल्ट। तो इसमें वैसे तो क्लोरलकली प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, और इसके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एनोड पे होता है, कौन सा कैथोड पे जाता है, और उसके सिग्निफिकेंस भी पूछ सकता है, मतलब इंपॉर्टेंस कि भाई क्लोरीन गैस की क्या है, जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं आपको ऐसे बोलेगा कि प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं उनकी सिग्निफिकेंस बता दो, तो पहले तो आपको प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है, फिर ब्लीचिंग पाउडर का आपको नॉर्मल जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, सबके फॉर्मूले तो पता ही होने चाहिए। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा के अंदर अगर आप देखोगे, टॉपिक के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको बेकिंग पाउडर मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, पेज नंबर 31 पर। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा है ना, इसमें देख लो बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, हमें बेकिंग सोडा चाहिए होता है और माइल्ड एडिबल एसिड चाहिए होता है, जैसे कि टार्टरिक एसिड। ठीक है, ये पढ़ लेना। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला और इसकी रिएक्शन, इसमें डॉट 10H2O होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसका 10 होता है, ये पता होना चाहिए, और इससे ही हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछ सकता है आपसे। और साथ में जो इसके यूजेस है ना, इसका उल्टा क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे क्वेश्चन है कि वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ब्लीच करने में कौन सा जो सोल्ट है वो यूज होता है, तो आपको आंसर देना है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो आपका चैप्टर खत्म होने से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, पीओपी और जिप्सम वाला। पीओपी का फॉर्मूला, जिप्सम का फॉर्मूला, पीओपी जिप्सम से कैसे बनता है और जिप्सम पीओपी से कैसे बनता है। ठीक है, ये हो गया खत्म एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। अच्छा, आप चैप्टर 1 पे आते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये आता होता है चैप्टर, है ना। तो आपको केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले फेवरेट एक्टिविटी सब पढ़ते ही हैं, बड़ा अच्छा लगता है हमें, एमजी ने ओ से रिएक्ट करा, ऑटो से रिएक्ट करा, एमजीओ बना, बर्निंग हुई, डेजलिंग वाइट फ्लेम दिखी हमको, है ना, ये पता होना चाहिए आपको, ये नॉर्मल सी एक्टिविटी के बारे में। और एक क्वेश्चन भी था यहाँ पर, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, ये पढ़ लेना एक बार। ब्लू बॉक्स का क्वेश्चन है। अच्छा, चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर, ये पेज नंबर 2 पर आपको 4 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ये ज़रूर पढ़ लेना, बैलेंसिंग आनी चाहिए आपको, पढ़ लेना। अच्छा, अब केमिकल रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, ये आपको पता होना चाहिए, और डीकम्पोजिशन एंडोथर्मिक होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करूँ, एक और बात, रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद डीकम्पोजिशन में ना ये जितने दिए हैं, FeSO4, CaCO3, PbNO3 होल ट्वाइस, ये जो दिया है ना, इनकी रिएक्शन तो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि ये एक्स है, ये वाई है, इसमें जेड निकल रहा है, ये बता दो, वो बता दो, आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड, तब आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है FeSO4, CaCO3, PbNO3 होल ट्वाइस, तो हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। स्पेशली ये पूछ लेगा कि SO2 SO3 जैसे गैस निकलती है ना FeSO4 में, तो आपको बोल देगा कि एक्स और वाई गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, बता दो उनके नाम, तो आपने बताना है SO2 और SO3। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पूछ लेगा, लाइट में बता दो, इलेक्ट्रिसिटी में बता दो, और हीट में बता दो। ये 3 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एक बार, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, तीनों में बताओ, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था शायद। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, बस ये देख लेना कि क्या होती है, डेफिनेशन कुछ रट्टा मारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो कि हाँ अच्छा ये होता है, डिस्प्लेस होता है, अच्छा ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट भी ऐसी। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक बार पढ़ लेना, हो सकता है पूछ ले आपसे ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड क्या हो रहा है, अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की मैं आपको बता दूंगी कि कैसे पता करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कोरोजन, इंपॉर्टेंट है, और रेंसिडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री क्लास 10 साइंस के। अगर आपको फिजिक्स और बायोलॉजी की चाहिए वीडियोस तो आप मुझे बता देना कमेंट में, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में बात कर लूँगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई भी और
कॉन्सेप्ट चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए साइंस के लिए, क्लास 10th के लिए, या फिर कोई और सब्जेक्ट के लिए, या फिर कोई और साइंस से रिलेटेड पर्टिकुलरली अगर आपको 11th-12th से कुछ भी रिलेटेड टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं उसको ट्राई करूँगी उसके ऊपर वीडियो बनाने की. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. थैंक यू.